नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अमित शाह इन दिनों बिहार दौरे पर हैं और बिहार में तमाम तरह की रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इन रैलियों में कुछ ऐसे बयान वो दे रहे हैं और कुछ ऐसे रिएक्शंस उनके सामने आ जा रहे हैं जिससे बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल अमित शाह ने एक बयान दिया है, चुनाव आयोग का काम करने का उन्होंने काम किया है और साफ तौर से वो पुराने जमाने की बात करते हैं और कहते हैं कि पुराने जमाने में बिहार में कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि 6-6 चरण में चुनाव होते थे। अब 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं और अगली बार सिर्फ 1 चरण में चुनाव होगा। तो अब अमित शाह ने जो बयान दिया है, इससे बवाल इसलिए खड़ा हो गया है कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये अमित शाह तय करेंगे कि चुनाव कितने चरणों में होगा? ये काम तो चुनाव आयोग का है और आप कह रहे हैं कि अगली बार 1 चरण में होगा, तो यहाँ पर चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे अमित शाह की रैली की, जिस प्रकार से अमित शाह की रैली में भीड़ ना होने की वजह से, पब्लिक कम होने की वजह से गिड़गिड़ाते हुए नजर आए और मंच से खुद ही संचालन करते हुए नजर आए। क्या कुछ हुआ उस रैली में, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे चुनाव आयोग की, जो आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। हालांकि मुद्दा सामने अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि पूरे देश में एसआईआर को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और एसआईआर जिस तरीके से बिहार में हुआ और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। 4 नवंबर को उस पर अगली सुनवाई भी है। इस बीच चुनाव आयोग देश भर में एसआईआर की शुरुआत कराने की तैयारियों में लग गया है और शुरुआत होगी वहां पे जहां अगले साल चुनाव होने हैं। यानी कि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और बिहार का भी मामला लंबित है और बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इधर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से धता बताते हुए कह रहा है कि हम देश भर में इसकी तैयारी करने जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कह चुका है कि अगर इस प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी मिलती है तो पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा और ये केवल बिहार पर नहीं बल्कि ये सभी जगहों पर लागू होगा। इन सबके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को जो है सीधे तौर पर जो है आज सुप्रीम कोर्ट को अंगूठा दिखाते हुए चुनाव आयोग आज घोषणा करने वाला है एसआईआर को लेकर के। तो क्या कुछ होगा इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर आपने देखा होगा चुनाव आयोग को लेकर के जिस तरीके से अमित शाह ने मंच से बयान दिया है और साफ तौर से वो एक तरह से काम कर रहे हैं चुनाव आयोग का ही और ये साफ तौर पर ये क्लियर हो गया है कि चुनाव आयोग किस तरह से बीजेपी की बी टीम की तरह काम करता है और सारी चीजें या तो सरकार को पता होती हैं या फिर बीजेपी नेताओं को पता होती हैं। आप देख रहे हैं अभी एसआईआर की घोषणा होने ही वाली है। उससे पहले अमित शाह ने कल जब रैली की बिहार में तो उन्होंने एक तरह से एक बात कह दी जिससे अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या अमित शाह ये तय करते हैं कि चुनाव कितने चरणों में होगा, क्या बीजेपी ये तय करती है या फिर ये चुनाव आयोग तय करता है? तो मैं पहले अमित शाह का बयान सुनवाती हूँ, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। चुनाव होने वाले 6 तारीख को और 11 तारीख को आप सभी को तीर और कमल के निशान पर बटन दबाना है, मगर 11 तारीख को भी चुनाव होगा। भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के जमाने में बिहार में कानून और व्यवस्था इतनी गिर गई थी कि चुनाव 6-6 चरण में कराने पड़ते थे, 6-6 चरण में। मैं बिहार की जनता को कहकर जाता हूं, नीतीश बाबू के शासन में, मोदी जी के शासन में 6 चरण की जगह 2 चरण में चुनाव हुए हैं। इस बार एनडीए सरकार बना दो, अगली बार एक ही चरण में चुनाव होगा, एक ही चरण में। तो सर ये अमित शाह जो है आपने बयान सुना उनका और ये काफी ज्यादा वायरल है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अमित शाह के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव आयोग अपने हिसाब से कुछ नहीं करता, ये भारतीय जनता पार्टी फैसला करती है कि चुनाव कितने चरणों में कराया जाए, कब कराया जाए, कब नहीं कराया जाए। जय संविधान। देखिए, ये बात तो मेरे ख्याल से इस पे कोई डिस्कशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है कि चुनाव आयोग वही करती है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो चुनाव आयोग करती है। मेरे ख्याल से इस पे बहुत ज्यादा देश को शंका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी इसमें कोई शंका नहीं है और जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं उनको भी कोई शंका नहीं। लेकिन जहां एक और बड़े अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग, जिसका यह उत्तरदायित्व है कि ऐसे स्टेटमेंट चुनाव के बीच में न दिए जाएं जिससे धार्मिक विद्वेष बढ़े,
वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। एक एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जाके वहां पे बुर्के और घूंघट की बात कर रहे हैं और वहां पे इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जिसमें उन लोगों को जो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते उनको नमक हराम कहा जा रहा है। देश के 65% लोगों को नमक हराम कहा जा रहा है। उस मामले में चुनाव आयोग के जो कर्तव्य है उसका निर्वहन वो नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि जो आपने कहा कि 4:30 बजे शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की, मेरे को एक और शंका है क्योंकि ये बात एसआईटी ने पकड़ ली है कर्नाटका के कि वहां पे एक कॉल सेंटर का उपयोग किया गया था और एक भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने जो वहां पे पैसे देकर नाम कटाने का कुचक्र रचा था, प्रपंच रचा था, उसके भी प्रूफ मिल गए हैं। इसलिए उस जगह के भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। लेकिन चलिए, जो हम लोगों को आशा थी कि बिहार की जनता हमारे साथ न्याय करेगी, देश के साथ न्याय करेगी, वो बिहार की जनता कर रही है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आपने देखा, जो आईपी गुप्ता की मीटिंग्स हो रहे हैं, जो तेजस्वी यादव की मीटिंग्स हो रही हैं, मुकेश सहनी की मीटिंग्स हो रही हैं, सिपाही एमएल की मीटिंग्स हो रही हैं, कांग्रेस की मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें मैदान लबालब भरे हुए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मीटिंग हो रही है उसमें लोग जो है बिल्कुल उत्साह बिना, आप देखिए कोई उत्साह नहीं है। और जो तेजस्वी यादव की मीटिंग में लग रहा है कि वहां युवा मौजूद हैं और उनकी भुजाएं फड़क रही हैं, वो केवल इंतजार कर रहे हैं जिस दिन उन्हें मौका मिलेगा और इस एक भ्रष्ट सरकार को जिसने जंगल राज कायम कर दिया बिहार के अंदर, इसको वो पलट देंगे। ये भी अफवाह उड़ाई जा रही थी कि राहुल गांधी बिहार के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी बिहार के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी केवल इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वहां सारी चीजों का एक व्यवस्था बिठा दी जाए और वहां जाके ऐसा कंट्रोवर्सी ना पैदा हो कि आरजेडी और क्या। बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 14 तारीख को। मैंने तो अपना टिकट बुक करा लिया, अगर 4 PM की तरफ से कोई आएगा तो हम लोग एक कार्यक्रम भी वहां कर लेंगे पटना से, और वहां जाके तेजस्वी यादव को अगर 4 PM चाहेगा तो हम लोग एक बुके दे देंगे, मुकेश सहनी को एक बुके दे देंगे, और वहां पे मेरे ख्याल से राहुल गांधी या जो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको भी हम लोग उत्साह बढ़ाएंगे कि आप लोगों ने बिहार के अंदर जैसे इस भ्रष्ट और बिल्कुल एक ऐसी सरकार जिसके अंदर पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इसको हटा दिया है, तो बधाई देने के लिए मैं तो 14 तारीख को जा रहा हूं। राहुल गांधी का भी कार्यक्रम आ गया है। जैसे ही छठ का पूरा ये कार्यक्रम खत्म होगा, प्रियंका गांधी भी वहां पहुंच रही हैं, राहुल गांधी भी वहां पहुंच रहे हैं और वो 10-15 मीटिंग्स को एड्रेस करेंगे। पूरे बिहार के माहौल को जो मुकेश सहनी ने और आईपी गुप्ता ने और तेजस्वी यादव ने और दीपंकर भट्टाचार्य ने पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है, उसे और उत्साह से अपने कार्यकर्ताओं को भर देंगे। और इसलिए क्योंकि बिहार की जनता से हमारी अपेक्षाएं हैं कि हम लोग जो ये संघर्ष कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, केवल भारत माता की जय के लिए कुछ कर रहे हैं, उसमें हमारा योगदान करेंगे, हमारे हाथ को मजबूत करेंगे। और ऐसी सरकार जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान नैरेटिव करती है, और यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है अब नीतीश कुमार को मुसलमानों के वोटों के लिए रोना पड़ रहा है मीटिंग में जाके, क्योंकि वो समझ गए हैं जिस प्रकार से वक्फ बिल पे उन्होंने धोखा दिया है और केवल 4 कैंडिडेट मुसलमान लड़ाए हैं और इन्होंने चिराग पासवान ने केवल एक कैंडिडेट लड़ा है, जहां पे 10% रिप्रेजेंटेशन महागठबंधन ने दिया है, 1% का रिप्रेजेंटेशन देने वाली पार्टी। और ऐसा गठबंधन मुसलमानों को मान ले, उनके अंदर कोई दो राय नहीं है। ये भी मुझे खुशी हो रही है ऐसे ऐसे कार्यक्रम में जहां ऐसे मुस्लिम प्रतिनिधि आते थे जो उटपटांग बातें करते थे, वहां कहने लगे हैं कि बिहार के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के अंदर लोकतंत्र बचाने के लिए जितने भी कम्युनिटी हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई भी धर्म और जात को मानने वाले हैं, उनको एकजुट होकर इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहिए। बिल्कुल ईबीसी भी आज की तारीख में लामबंद है, ओबीसी भी लामबंद है, सवर्ण तक में 60% की टूट हो चुकी है। और हम ये चाहेंगे बिहार की जनता से कि 50 से ज्यादा इंडिया गठबंधन को सीटें मत दीजिए, ऐसी विक्ट्री दिलाइए कि एसआईआर और ये जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी करने का प्रपंच रचा है वो असफल हो जाए।
देखिए, बिहार के जो चुनाव है एक प्रकार का टेस्ट केस है पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए। ये परिस्थिति हो गई है, एशियान के सम्मेलन में सारे लोग पहुंच गए हैं और वहां पे हमारे मोदी जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जयशंकर जी को भेजना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जहां भी परछाई दिखेगी, मोदी जी वहां दिखाई नहीं पड़ेंगे। और मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैं तो उस समय जवान था सन 71 में, जब इंदिरा जी ने निक्सन के फोन उठाने से इनकार कर दिया था। और हमारे आज एक महान देश के प्रधानमंत्री की स्थिति हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जहां आता है वहां 2-3 किलोमीटर आपस नहीं फटकते हैं। मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं, अपने दिल को चौड़ा कीजिए, 56 इंच नहीं या 36 या 38 जो भी आपका सीना है, जाके मुकाबला कीजिए और डोनाल्ड ट्रंप को बताइए कि भारत पाकिस्तान के बीच में ये समझौता आपने नहीं कराया है और हम आपसे नहीं डरते और हम आपसे कोई ट्रेड डील नहीं करने वाले हैं। और भारत के किसानों और भारत के दुग्ध उत्पादकों पे ऊपर हम कोई गलत निर्णय आपका नहीं थोपने देंगे। रूस से हम तेल भी खरीदेंगे क्योंकि वो 25% डिस्काउंट पे हमको दे रहा है। और हम ये जो गलती अभी तक हमने की है कि तेल से रूस से तेल सस्ता खरीद के हम देश की जनता को महंगा तेल दे रहे हैं, उसमें भी अपने देशवासियों को कटौती करेंगे। और जिस प्रकार से LIC के माध्यम से एक राष्ट्रीय सेठ को वित्त पोषित करने का प्रयास चल रहा है, उसको भी रोकेंगे। गरीबों के ऋण माफ कीजिए, पूंजीपतियों के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ करके GDP की बात मत कीजिए, पर कैपिटा इनकम की बात मत कीजिए, क्योंकि बड़े लोगों के हाथ में जो संपत्ति आ जाती है और गरीबों के हाथ से निकलती है, इस प्रकार की GDP और इस प्रकार के पर कैपिटा इनकम का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सर, लेकिन अमित शाह जो कि बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की और एक चरण में चुनाव करवाने की, और जंगल राज की बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं वो, तो यहाँ पर 20 साल से तो नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार के साथ एक अरसे से तो ये लोग सहयोगी भी हैं। उसके बावजूद जब 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं तो फिर ये कहने का क्या मतलब बनता है? और जहां गुजरात जिनको ये लोग कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया राज्य है, ये दोनों मोदी और शाह का राज्य है, वहां पर भी 2 चरणों में चुनाव हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जहां पर फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, वहां पर तो 5 से 6 चरणों में चुनाव हुआ। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि इन राज्यों में भी कानून व्यवस्था नहीं है, उनके राज्यों में भी कानून व्यवस्था नहीं है, जो अब जब सरकार बनेगी तब वो एक चरण में चुनाव कराएंगे? देखिए, वही बात है कि आज के तारीख में अमित शाह साहब को असल में बोलने के लिए उनके पास कुछ रह नहीं गया है। अब वो जनता को कैसे उत्तेजित करें, यही मैं कहने वाला था कि जब से इनकी सरकार बनी है और चुनाव आयोग इनके द्वारा कृपा पात्र चुनाव आयुक्त नियुक्त होने शुरू हुए हैं, तब से हर स्टेट का ये चुनाव निकाल देख लिया जाए, पूरे हिंदुस्तान की लोकसभा के चुनाव देख लिए जाए, 2019 का चुनाव देख लें, 2024 का चुनाव देख लें, आपने कितने फेजेज में इलेक्शन कराए हैं। और केवल इस बार क्योंकि वहां पे विपक्षी गठबंधनों ने, सारी विपक्षी पार्टियों ने एक मत से ये कहा था, RJD ने भी, कांग्रेस ने भी, JDU ने तक ने ये कहा था एक चरण में चुनाव कराइए। विपक्षी भी कह रहे थे और सत्ता पक्ष भी कह रहे थे। चुनाव आयोग ने एक के बजाय 2 और ये कहा कि इस बार एक हम 2 में कराएंगे, अगली बार हम 1 में कराने की सोचेंगे। तो ये मुद्दा ऐसा है कि जिसमें विपक्षी दल भी चाहते हैं, क्योंकि आप क्यों कराते थे 5 चरणों में, कि बंगाल में ज्यादा चरणों में कराएंगे और बंगाल के जिस चरण में चुनाव होगा उसके पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में जाके मोदी जी सरकारी खर्चे से करोड़ों अरबों रुपए खर्च करेंगे और वहां जाके कोई योजना का घोषणा कर देंगे, जिससे 1-2% वोट जो है इधर उधर खिसक जाए। तो ये तो सब जानते थे कि ज्यादा चरणों में चुनाव कराना किसके हित में था और ये क्यों कराया जाता था। लेकिन चलिए, इस बार विपक्षी दलों के दबाव में, अगर चुनाव आयोग ने JDU के भी दबाव में अगर वहां पे 2 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है, लेकिन अमित शाह साहब के पास आज के तारीख में बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव की मीटिंग्स में जैसे लाखों लोग उमड़ रहे हैं और IP गुप्ता जिस प्रकार से गेम चेंजर बन रहे हैं और जिस प्रकार से चिराग पासवान ने निषादों का और जो मल्लाह हैं, केवट हैं, उनका अपमान किया है कि उनके 2% को आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और 17% को इग्नोर कर दिया। केवट और निषाद समाज जो कई जगह बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, उनको पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया है, महागठबंधन के साथ खड़ा कर दिया है। और खुशी की बात यह है, मेरा समाज जो समण समाज है, आज वो समझ गया है ये सवर्ण और बैकवर्ड और ये मनुवाद ये सब नहीं चलेगा। देश 142 करोड़ लोगों का एक साथ होके चलेगा और ये सवर्णवाद छोड़कर देश की मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। देश के अंदर मनुवाद नहीं चलेगा, केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान चलेगा। इसलिए वो महागठबंधन के साथ हो रहे हैं।
बिल्कुल सर। और महागठबंधन की आपने बात की, तेजस्वी यादव की सभा की बात की, तो हम सब उनकी सभाएं देख रहे हैं और किस प्रकार भीड़ जुट रही है उनकी और उनके प्रत्याशियों की सभाओं में, वो भी हम देख रहे हैं। और जाहिर तौर पर इससे एनडीए में खलबली मची हुई है। और आप देख ही रहे थे कि 2 दिन पहले अभी तेजस्वी यादव की जनसभा कैंसिल कर दी गई, अमित शाह की जनसभा है ये बता करके, और उनका हेलीपैड की एक जो है बात कही गई, और उसके बाद वो सभा जो है वो कैंसिल कर दी गई। इसके बाद भी तेजस्वी यादव ने उसको बताया कि भाई तानाशाही चल रही है और इसीलिए हमारी सभा को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा था कि अमित शाह ने सभा को इसलिए कैंसिल करवाया क्योंकि उनकी सभा में भीड़ आ सके। लेकिन भीड़ का आलम तो इतना खराब चल रहा है एनडीए की सभाओं में, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की सभाओं में, चाहे पीएम मोदी हो चाहे वो अमित शाह हो, कि आप देख सकते हैं कि अब अमित शाह को खुद ही मंच संचालन करना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि भाई उनको अंदर आने दो पब्लिक को। क्या कुछ कह रहे हैं, उनका छोटा सा वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो सबको आने दो जरा, सारे लोगों को घुसने दो जरा, चेकिंग बंद कर दो, सबको आने दो जरा, सारे लोगों को घुसने दो जरा। तो सर अमित शाह ने अपने प्रोटोकॉल की भी परवाह नहीं की, और क्योंकि उनकी सभाओं में जाने के लिए आप देखिए कैसे कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। और आप देखिए कि उनकी सभा हो चाहे पीएम मोदी की सभा हो, कोई भी बड़ा नेता होता है तो एक प्रोटोकॉल होता है कि चेकिंग होती है, उसके बाद ही लोगों को अंदर आने दिया जाता है। तो अमित शाह साफ तौर से कह रहे हैं उनको अपनी सिक्योरिटी की परवाह नहीं है, कह रहे हैं कि भाई चेकिंग रोक दो और सबको अंदर आने दो। तो अमित शाह का ये बयान अब काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और इसको लेकर के तो अब खबरें भी छपने लगी है। देखिए न्यूज 18 की खबर है, इसमें लिखा है चेकिंग बंद कर दो, सारे लोगों को आने दो जरा। मुंगेर की चुनावी सभा में अमित शाह ने पुलिस को क्यों दिया ये आदेश। तो ये खबर जो है वो छपी भी कहाँ है, आप देख सकते हैं गोदी मीडिया में। और लिखा हुआ है कि अमित शाह मुंगेर के नवागढ़ी मैदान पहुंचे थे, या उनकी चुनावी सभा में भारी भीड़ की उम्मीद से तैयारी की गई थी, लेकिन कम भीड़ जुटी। एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आयोजित इस चुनावी सभा में काफी कुर्सियां खाली रहीं। ऐसे में मंच पर पहुंचे अमित शाह की नजर जब खाली कुर्सियों पर पड़ी तो उन्होंने मंच संचालक से इशारे में प्रदेश अध्यक्ष से संबोधन शुरू करने को कहा। और इसके बाद साफ तौर से लिखा हुआ है कि इस बीच अमित शाह अपनी कुर्सी से उठे और मंच से ही सुरक्षा में लगी पुलिस को चेकिंग हटाने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को बिना जांच के अंदर आने दे। तो सर ये तो अच्छी बात है कि भाई अमित शाह खुद ही मंच का संचालन करने लगे और कहने लगे कि अंदर आने दो। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या बिहार में इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई एनडीए की कि इतने बड़े नेता को भी भीड़ जुटाने के लिए चेकिंग हटवाने की कोशिश करनी पड़ रही है, ये सब कहने की कोशिश करनी पड़ रही है? भाई देखो निधि, ये सोचो, दो प्रकार की समस्याएं अमित शाह साहब के सामने होंगी। एक समस्या तो यह है कि वो सिक्योरिटी चेक करे बिना लोगों को अंदर आने दें और इस समय अपने ऊपर एक खतरा लें। एक विकल्प तो यह है, और दूसरा विकल्प यह है कि इस समय तो सिक्योरिटी चेक कराते रहें, सारी कुर्सियां खाली रहें, पूरे हिंदुस्तान में मैसेजिंग हो जाए कि अमित शाह की मीटिंग में लोग नहीं आए और उनका भविष्य असुरक्षित हो जाए। अब आप खुद सोचिए, अगर आप अमित शाह जी के एडवाइजर होती तो आप इसका क्या उन्हें राय देती। भाई इस समय तो चलिए पुलिस है, सीआरपीएफ है, हर 10 आदमी के बीच में एक खुफिया विभाग का आदमी है, अभी तो उन्हें बचा लेगा। लेकिन जब ये महागठबंधन की सरकार बनने वाली है 14 नवंबर को, आप जानती हैं, और ये सरकार बनेगी, उसके बाद दिल्ली की सरकार भी बहुत दिन चलेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आपस में रोज फोन पे बात कर रहे हैं और पूरी सेटिंग हो चुकी है। केवल बिहार चुनाव में चुनाव आयोग कितनी हेराफेरी कर सकता है, और ये भी बात बिल्कुल पक्की है, आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं जो मैंने फीलर्स लिए हैं, जो मुझे बिहार से पता चला है। मुसलमानों के अंदर जो ओवैसी साहब सेंध लगाने की संभावना रख रहे थे वो भी खत्म हो गई है। मुसलमानों ने एकजुटता से ये डिसाइड कर लिया है, केवटों ने डिसाइड कर लिया है, सर्व समाज के लोगों ने डिसाइड कर लिया है, सारी बिरादरियों ने डिसाइड कर लिया है, इस बार धर्म और जाति में हम नहीं पड़ेंगे, कोई हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनने देंगे, रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जिस प्रकार से परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है और जिस प्रकार से एक टेक्सटाइल इंजीनियर को आईसीसी का चेयरमैन बनाया है, पहले बीसीसीआई के चेयरमैन थे, तो दूसरे लोगों पे जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, उनके घर के अंदर, अपने घर के अंदर जो सबसे ज्यादा इस तरह की बातें करते हैं, परिवारवाद का सबसे बड़ा नमूना तो उनके घर में बैठा हुआ है। और जब ये कहा जाता है कि बिहार के अंदर आप देख रही हैं कि 12,000 ट्रेन चल रही हैं, 12,000 ट्रेन चल रही हैं, 12,000 ट्रेन का पर डे में कितने लोग एक डिब्बे में आते हैं, कितने लोग एक कितने डिब्बे गाड़ी में होते हैं, अगर कैलकुलेशन कर लें
इसका माने केंद्र सरकार खुद मान रही है कि बिहार के 2.5 करोड़ लोग बिहार से बाहर प्रवासी मजदूर रहकर जीवन काट रहे हैं और बिहार के अंदर एक नियोजित रूप से शिक्षा को पिछड़ा गया रखा गया है, रोजगार नहीं उपलब्ध करा। मैं देख रहा था अभी छठ पूजा के लिए एक मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति गन्ने लेके जा रहा था निधि, आप विश्वास कीजिएगा 14 फीट का गन्ना था, 14 फीट का। मुझे खुद आश्चर्य हुआ, मैं तो मेरठ का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ पे जो गन्ने होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, 10-12 फीट के होते हैं। इसका मतलब बिहार के अंदर 14 मतलब बिहार और इतने मोटे मोटे गन्ने, इसका मतलब बिल्कुल शुगर केन का ऐसी वहां पे पैदाया है। अगर थोड़ी भी शुगर मिल्स वहां पे लग जाएं, अगर थोड़ी भी, और कहां इतनी शुगर मिल्स थी कि बिहार 25% कंट्रीब्यूट करता था पूरे हिंदुस्तान की चीनी मिलों का। आज पूरे हिंदुस्तान की चीनी मिलों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है और इसमें बिहार की सारी चीनी मिलें बंद हो रही हैं, एक एक करके 6 या 7 चीनी मिलें बची हैं, जबकि गन्ना इतना उत्तम श्रेणी का वहां पे उपलब्ध है। मुझे आश्चर्य हुआ जब मोटरसाइकिल पे चलते हुए उस आदमी को, राजीव रंजन सिंह, उसका इंटरव्यू कर रहे थे न्यूज 24 में, 14 फीट का गन्ना लेके, इतना मोटा गन्ना लेके चल रहे थे। कितना वहां पे शुगर केन है, कितनी बड़ी बड़ी शुगर मिल्स वहां पे लग सकती हैं। अगर 10-15 भी शुगर मिल लग जाएंगे, लाखों बच्चों को, ट्रांसपोर्टर्स को, रेस्टोरेंट चलाने वालों को, ढाबा चलाने वालों को नौकरियां मिल जाएंगी। लेकिन जानबूझकर मेरे बिहार प्रदेश को इन लोगों ने भिखारी बनाया है, अशिक्षित बनाया है और केवल श्रमिक ट्रेन चलाकर उनको ये झांसा देने का प्रयास किया है और सारे उद्योग इन्होंने जाके गुजरात में लगा लिए। बिल्कुल सर, इसीलिए तेजस्वी यादव ने ये गुजरात बनाम बिहार की लड़ाई भी बना दी है और वो कह रहे हैं कि 2 गुजराती आकर क्या बिहार को चलाएंगे? अब बिहार को केवल बिहारी ही चलाएगा और वो बात कर रहे हैं अपनी, यानी कि महागठबंधन की जीत को लेकर के वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इस बीच अमित शाह का एक और बयान है सर, वो भी मैं सुनवा देती हूँ। वो बेटों को लेकर के कुछ जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद उनके बेटे को लेकर के कैसे सवाल खड़े हो गए हैं, अपने बयान में कैसे फंस गए हैं, वो भी मैं बताऊंगी। जो अपने बेटे की चिंता करता है वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? बिहार के युवाओं, जो अपने बेटे की चिंता करता है वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? अब सर बताइए, ये क्या अमित शाह को बोलना चाहिए था कि भाई जो अपने बेटे की चिंता करता है वो बिहार के युवाओं की चिंता कर सकता है क्या? जाहिर तौर पर अब अगर युवा ही मुख्यमंत्री बनेगा तो वो युवाओं की चिंता तो करेगा ही करेगा और उससे पहले ही कई सारे ऐलान कर भी चुके थे तेजस्वी यादव, लेकिन यहाँ पर तो सवाल उन पर ही खड़े हो गए हैं। बताइए, अब ऐसा लोग कह रहे हैं कि क्या अमित शाह की कितनी अच्छी बात है, 11 साल से सरकार में है लेकिन अपने बेटे को एक नौकरी तक ना दिलवाई, ना कोई काम दिलवाए। बेचारे जय शाह आज भी पता नहीं कहाँ है, गायब नजर आते हैं। भाई देखो निधि, तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। असल में मैं कई बार तुमसे निवेदन कर चुका हूं और तुम एक कान से सुनती हो, दूसरे से निकाल देती हो। मेरी बात तुम बिल्कुल नहीं सुनती हो। मैं 1 महीने से तुमसे निवेदन कर रहा हूं। अरे इतना बड़ा चैनल है, नंबर 1 चैनल है, तुम्हारे 28 करोड़ के व्यूज होते हैं, बाकी सेकंड वाले के 12 करोड़ के होते हैं। मैं तुमसे केवल एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि तुम, भाई तुम्हारे तो कॉन्टैक्ट होंगे, संजय के तो कॉन्टैक्ट होंगे, आप अमित शाह साहब से मिलकर एक बार जय शाह साहब को अपने यहाँ 4 PM इंटरव्यू में क्यों नहीं उनका इंटरव्यू कर लेती? आप तो जानते हैं सर, बीजेपी वाले कितना घबराते हैं 4 PM से। यहाँ तो डिबेट में बुलाओ तो उसमें आने से इनकार कर देते हैं कि कहीं कोई सवाल न कर लिया जाए। नहीं तो उनसे कहना कि स्वामी साहब हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, बुढ़े आदमी हैं, 73 साल के, बार बार निवेदन करते रहते हैं। भाई देखिए, मैं एक शिक्षक हूं, मेरे को जय शाह साहब की काबिलियत चेक करनी है। एक बार मैंने उनका इंटरव्यू देखा, होते हुए देखा था, अंग्रेजी में बोलने लगे, पता नहीं क्या अंडवन बोलने लगे। मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजी मेरी भी अच्छी नहीं है, उनकी भी अच्छी नहीं है। हिंदी, अरे यार हिंदी में ही इंटरव्यू कर लो एक बार जय शाह साहब का। उन्हें भाई यार, चलो तेजस्वी यादव तो संघर्ष कर रहा है ना, जनता उसे प्यार कर रही है ना, वो तो राजनीतिज्ञ है, जीत भी सकता है, हार भी सकता है, राजनीति में सब चलता है। राजनीति में इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, तेजस्वी यादव भी लड़ रहा है। बाकी जीतेगा तो चीफ मिनिस्टर बनेगा, नहीं जीतेगा तो कोई बात नहीं, लीडर ऑपोजिशन बनेगा, हार जाएगा तो घर बैठेगा। अरे जय शाह साहब की क्वालिफिकेशन क्या है? इज ए टेक्सटाइल इंजीनियर और 32-33 साल के हैं। तो एक बार निधि, तुम मेरी बात मान तो लो यार। तुम संजय शर्मा से कहो, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं, भैया जय शाह साहब का एक बार इंटरव्यू करा लो, मेरी आत्मा को शांति मिले। मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि बाकी तो चलिए वो है अजय आलोक,
वो डॉक्टर हैं पटना के अंदर, उनका हॉस्पिटल वगैरह है, अपने दोनों बच्चों को उन्होंने सिटीजनशिप दिला दी विदेश की। जितने लोग हैं दुबई में, और वो हैं हमारे क्या नाम उनका जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, उनके बच्चों को भी जब वहां पे उपलब्धि मिलती है तो उसके सोशल मीडिया में ना सोचे समझे बताते हैं। सारे 80% लोगों के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं भैया, ये लोग तो राजनीतिज्ञ हैं, राहुल गांधी तो राजनीतिज्ञ है भाई, कोई जबरदस्ती तो राज्यसभा में जा नहीं रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है ना, अमेठी से हारा भी है, रायबरेली से जीता भी है, वायनाड से जीता भी है प्रियंका, तो उनपे परिवारवाद की आरोप लगाने का क्या मतलब? जनता जिताएगी तो जीतेंगे, हराएंगे तो हार जाएंगे। लेकिन तुम तो भैया ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अरबों खरबों का खेल होता है, और जहां पे तुम पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ के बैठ के स्टेडियम में कॉफी पीते हो, और जब पूरा देश इस बात से दुखी था कि हमारे 26 पर्यटकों की मौत का जिम्मेदार पाकिस्तान, और आप उसके साथ क्रिकेट खिलवाते हैं भारतवर्ष को, और जय शाह साहब को निधि जो है सुनती नहीं है और इंटरव्यू नहीं करती है। अरे हम देखें तो जय शाह साहब में कितनी काबिलियत है। चलिए जय शाह साहब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ इंटरव्यू कर ले, उन्हीं का एक तीनों का ज्वाइंट इंटरव्यू कर लो। मेरे ख्याल से राहुल गांधी को भी क्रिकेट के बारे में जय शाह साहब से ज्यादा नॉलेज होगी। बिल्कुल सर, अब क्रिकेट की बात सामने आई ही है तो एक बहुत बड़ी घटना जो है सामने आई है इंदौर से। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के दौरान जो इंदौर आई थी ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है, और उसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, और मध्य प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर जो है सवाल खड़े हो गए हैं। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बिल्कुल ही विवाद हो गया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, उनका एक छोटा सा बयान सुनवाती हूँ। खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी का बड़ा क्रेज़ है। और क्रिकेट खेल ऐसा खेल है जैसे जो इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों का, मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। हमारे यहाँ वो होटल में कॉफ़ी पी रहा था, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एकदम वो बैठे थे, इतने में इतने सारे नौजवान आ गए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। फुटबॉल का बड़ा फेमस खिलाड़ी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इंग्लैंड का। तो कभी कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी है और खिलाड़ियों को सबक के लिए। तो सर कैलाश विजयवर्गीय जो है वो छेड़खानी की शिकार हुई ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों को ही दोष दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बाहर निकलने से पहले किसी को सूचना क्यों नहीं दी। और बताइए कि मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, महिला सुरक्षा पर तमाम ज्ञान देते हैं, और ये कह रहे हैं कि घटना से सबक लो, क्या इनको शर्म नहीं आती? भाई देखिए, कैलाश विजयवर्गीय शायद वही व्यक्ति हैं जिनके बेटे ने एक सरकारी कर्मचारी को क्रिकेट के बल्ले से पीटा था, और उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि वो सरकारी कर्मचारी से ही माफी मंगवा दी, क्योंकि ये बड़े दबंग नेता हैं इंदौर रीजन के, और ये इलेक्शन जीत जाते हैं। कैसे जीतते हैं वो तो चुनाव आयोग बताएगा। देखिए निधि, आप खुद सोचिए, अगर आप चीफ मिनिस्टर होती हैं उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश की, और आपको लगता है कि आपके देश की जो इज्जत है वो दांव पे लगी हुई है, और विदेशी खिलाड़ी, और वो भी महिला खिलाड़ी अगर आपके प्रदेश में आ रही हैं, तो आप उनकी सुरक्षा व्यवस्था कराइए। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल गांधी की तो सिक्योरिटी लीक कर देते हैं ये लोग। भाई राहुल गांधी अगर विदेश गए हैं तो ये हो सकता है क्या? आप सोचिए, कोई भी आदमी विदेश जाए, क्या सरकार को उसकी खबर नहीं होती? क्या वीजा नहीं लगता? क्या वहां पे इमिग्रेशन चेक नहीं होता? क्या पूरी चीज? लेकिन राहुल गांधी का तो सिक्योरिटी को ढील बता के वहां के फोटोग्राफ डाल दिए जाते हैं कि अटैक कर दो राहुल गांधी पे, और उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर देते हैं। अरे भाई, जिस प्रकार से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर मैं मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हूं, मैं कहूंगा कि भैया देखिए, भारत की महिलाओं का क्या, पुरुषों का, अब तो पुरुष भी सेफ नहीं रहे भाई निधि। कम से कम कांग्रेस के जमाने में और भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब तो मेल्स भी सेफ नहीं है। लड़कियों की बात छोड़िए, विदेशी लड़कियों की तो बात छोड़िए। आरएसएस का एक लड़का जो बेचारा एक आईटी प्रोफेशनल था और आरएसएस शाखा में 4 साल तक जाता था, उसका इतना शारीरिक शोषण हुआ कि उस आदमी ने सुसाइड नोट लिख के सुसाइड कर लिया।
तो जब लड़के सेफ नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है, विदेशी लड़कियों के साथ वो सुरक्षा लेके चलते। अरे तुम्हारी सुरक्षा, एक तरफ तो कहते हो रात को 11 बजे तक हिंदुस्तान की लड़कियां जो है सोने के गहने लाद के घूम सकती हैं, फर्जीगिरी करते हो, बयानबाजी करते हो, जुमलेबाजी करते हो। अच्छा, फिर उसका बेशर्मी की बात कर रहे हो। अरे वो लड़की, मैं अगर जाऊंगा विदेश, मान लीजिए कितनी भी हमारी पॉपुलैरिटी हो ना पॉपुलैरिटी हो, हमें हमें किससे रिक्वेस्ट करनी, हमें क्या मतलब भाई? ये तो उनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पता है, उनके गवर्नमेंट को भी पता है कि ये विदेशी लोग आ रहे हैं, क्रिकेट खेलने आ रहे हैं। बाकायदा पर्पज लिखा होता है, उनकी पर्पज ऑफ विजिट क्या है, पूरी इटनरी उनकी बनी होती है। तो उनकी पूरी, उसके बाद सुरक्षा आप कर नहीं पा रहे और कह रहे हैं हिंदुस्तानी लड़कियां भी रात को 12 बजे तक गहने पहन के घूमती हैं। अरे हिंदुस्तानी लड़कियों को छोड़िए, आपके हिंदुस्तानी हमारी घर की बहन बेटियों का तो कहीं बिजनौर में रेप हो जाता है, कहीं उन्नाव के अंदर रेप हो जाता है, कहीं उन्हें जला दिया जाता है, कहीं जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है, और हमारी कोई बेटियों की, बच्चियों की कोई सुनवाई नहीं होती। अब तो विदेशी बच्चियों के साथ भी आपने शुरुआत कर दी। अब क्या इमेज लेके जाएंगी वो विदेश लड़कियां? वहां जाके क्या कहेंगी हमारे देश की कानून व्यवस्था कितनी खराब है? तो वहां जो ये मोहन यादव है, उनकी अकर्मण्यता का और नकारेपन का फल हमारा भारतवर्ष और मेरी भारत माता क्यों भुगते? तो ये विजय वर्गीय टाइप के ये जो लोग हैं, जिनका बेटा बल्ले से पीट रहा था एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी को, तो ऐसे ही लोग हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कलंक बन गए, परेशानी का सबब बन गए। ये राजनीतिज्ञ क्या समझते हैं? हम लोग अगर राजनीतिज्ञ नहीं है, या हम पैसे वाले नहीं है, या अमीर नहीं है, लेकिन हम हैं तो इस देश के नागरिक, हमारा अधिकार नहीं है पूछना? इस प्रकार की बेहूदी बातें मत किया करो। अपने देश की बेटियों को तो रक्षा दे नहीं पा रहे, लड़कों को तो रक्षा दे नहीं पा रहे, तुम विदेशी लड़कियों को भी रक्षा नहीं दे पा रहे। बिल्कुल सर, आप सोचिए कि ये आरोप क्योंकि विदेशी क्रिकेटर्स ने लगाए हैं, तो कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे ही इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से धराशायी है वो सब जानते हैं, उसके बावजूद बड़े मंच से इस तरीके के दावे किए जाते हैं पीएम मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, और उन्हें शर्म भी नहीं आती। और उसके बाद फिर कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता इस तरीके का बयान देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की नहीं चर्चा नहीं, के एक लिए। निधि, आप मेरी एक प्रोटेस्ट नोट कर लीजिए। आज आप जो है, जी। अब ये इसके बाद डिबेट के बाद संजय शर्मा जी से मिलिए और उनसे कहिए कि स्वामी साहब की डिमांड है जय शाह साहब से एक इंटरव्यू कराइए, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। बिल्कुल सर, मैं कहती हूँ सर से कि आपकी क्या डिमांड है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।